डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही होगी और होश के साथ चल रही होगी और आपका दिमाग जो है स्टेबल होगा और किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना है आप उसी में लग रही है, उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज कीजिए। तो आज से हम लोग जो रिवीजन है, देखिए समय ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप करने में ही 3-4-5 दिन लग जाएगा। जो प्रोसेस है मैं देखा हूँ, तो उसी में 3-4-5 दिन लग जाएगा। इधर उधर आपका दिमाग स्टेबल करने की ज़रूरत है, स्थिर करने की ज़रूरत है। उसी क्रम में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और आज से हम लोग महा रिवीजन जो दिसंबर 2023 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है, बीपीएससी जो पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है, वो भी खासकर जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र, इसका जो पीजीटी का पेपर है उसके लिए लोग रिवीजन लाए हैं। और उसी रिवीजन में एक टॉपिक है आपका, जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो आपके प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं मेनली, एक तो आपके मनु और कौटिल्य, महात्मा गांधी और जेपी, इन और थोड़ा ज़्यादा मतलब मेनली 3-4 लोग हैं, लेकिन 3 तो प्रमुख रूप से हैं। इन्हीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का डाउट है कंटेंट से रिलेटेड या आपके फॉर्म से या कॉम्बिनेशन से, कई लोग पूछे तो मैंने उनको बताया भी है। और अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने भारतीय विचारक हैं, जिसमें मनु, कौटिल्य और गांधी, साथ ही कुछ और विचारक भी रहेंगे, उनसे संबंधित एमसीक्यूज। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का सिद्धांत या उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया। जो ट्रस्टीशिप यानी न्यासधारिता, इसी को न्यास भी बोलते हैं, न्यास ट्रस्टीशिप, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। याद रखिएगा, ये न्यास का जो शब्द है ये महात्मा गांधी के लिए बेहद प्रिय था और ये किसी प्रकार राज्य की बात नहीं करते थे। और इनका कहना था जो भी समाज होगा वो ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, संपत्ति भी ट्रस्टी के रूप में ही होगी। तो इसलिए आप इनका जो न्यास का सिद्धांत है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं। तो कौन कौन से वो संविधान है जो राज्य द्वारा उस पर आप पे युक्तियुक्त प्रतिबंधन लगाया जाता है या निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ये तो कि राज्य द्वारा निर्बंधन या फिर कब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, युक्तियुक्त हो यानी तार्किक हो। तो एक तो जब राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार या सदाचार और न्यायपालिका की जो अवमानना करते हैं, इसके आधार पे आपके जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता प्राप्त है उस पर निर्बंधन या रोक लगाई जा सकती है। तो ऑप्शन चारों सही, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यासधारिता का लक्ष्य क्या है, तो याद रखिए, तो जो न्यास की बात करते हैं वो कहते हैं कि जो समाज वो खैर वो राज्य के विरोधी हैं, राज्य के समर्थक नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए वो समाज को न्यासधारिता के रूप में देखते हैं। सभी कार्य जो होंगे सभी लोगों के सहयोग से होंगे और सभी के लिए होंगे। किसी के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं होगी, और संपत्ति तो होगी लेकिन उसका उपभोग जो होगा सार्वजनिक तौर पर होगा, याद रखिएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच करता, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी की न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, उनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हम उसको कह सकते हैं मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो गांधी जी की आत्मकथा जो है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। इनकी फेमस बुक भी है और आत्मकथा भी है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। एक तो उनका न्यास का सिद्धांत और फिर स्वराज बेहद महत्वपूर्ण है उनके विचारों में। फिर भी अहिंसा भी पढ़ेंगे, सत्याग्रह भी पढ़ेंगे। तो
स्वराज के उदाहरण में क्या अंग नहीं था? स्वशासन था, स्वरहित की खोज थी और नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन था। विधि के शासन की बात नहीं करते हो तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आपको कथन और कारण में से सही शब्द यूज करना है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। बिना इन स्वतंत्रता और समानता के आधार की कल्पना नहीं की जा सकती। कथन यही सही होगा। कारण आर क्या? इन दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। ये ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? तो गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण पे बल दिया है। वो राजनीति में धर्म को समेटते हैं। धर्म वो नहीं जो आजकल का है, वो धर्म को बस जीवन जीने के रूप में या अपने जो व्यवहारिक रूप में जो नैतिकता उस पर बल देने की बात करते हैं। तो वो राजनीति को आध्यात्मिकरण के रूप में देखते हैं। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे। नहीं, महात्मा गांधी जी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? थोरो की कृति से, टॉल्स्टॉय की कृति से और रसन की कृति, इन तीनों लोगों से वो अत्यधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो जो पंचायती राज व्यवस्था कहें या पंचायत स्तर पे कामकाज या शासन प्रक्रिया हो या पंचायतों का जो हर चीज़ की व्यवस्था करना, तो उसके समर्थक आपके गांधी जी थे। ये आपको मैच करना है और इसमें से कौन किसकी पुस्तक है उससे संबंधित है। एक तरफ पुस्तक है, उनके लेखक हैं केन बोस स्टडीज इन गांधीज्म, जी.एन. माधवन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, विजन महात्मा गांधी और स्टिमले जोन्स द गांधीन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये आपके सभी मैच हैं एक दूसरे से। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो उनकी आदर्श राज्य जो है गांधी जी का, याद रखिए कि राम राज्य है, जैसे कि हॉब्स लॉ रूसो का समझौता है। और उसी प्रकार गांधी जी का जो आदर्श राज्य है उसमें राम राज्य होगा। निम्नलिखित कथनों पर गांधी की स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सी? साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है। सही है आपका। और संपत्ति चोरी है उसकी वो बात नहीं करते हैं, ये प्रोधो बात करता है। मार्क्सवाद में से हिंसा निकाल दी जाए तो वह गांधीवाद है, बिल्कुल नहीं। जो छोटा है वही सुंदर है, इनका मानना था। तो ऑप्शन 1 और 4 सही होंगे। अगला प्रश्न है कि ये आपको कथन और कारण से संबंधित है कि गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात करते हैं, राज्य की बात ही नहीं करते हैं। इसी वजह से हम गांधी जी को अराजकतावाद की श्रेणी में रखते हैं या ये अनार्किज्म की बात करते हैं या स्टेटलेस की बात करते हैं। तो ये कथन ये आपका गलत है। राज्य एक आत्माविहीन यंत्र है, ये भी सही है। गांधी जी के अनुसार कहते हैं कि राज्य एक आत्माविहीन यंत्र है, लेकिन राज्य के कार्यों में वृद्धि करने के समर्थक नहीं है। तो ए गलत है और आर सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए गलत है, आर सही, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने के दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? गांधी जी के दर्शन में समाजवाद का जो विकल्प है वो आपका क्या है? सर्वोदय है। निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव गांधी के विचारों में न्यूनतम था? यानी गांधी जी सबसे कम किससे प्रभावित थे? तो वो थे आपके सबसे कम रस्किन से प्रभावित थे और थोरो से प्रभावित थे और लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, लेकिन कार्ल मार्क्स से बहुत कम प्रभावित थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुट का प्रयोग करते निम्नलिखित संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अस्तित्व के आने को कालक्रम में रखिए। यानी कौन सा सिद्धांत सबसे पहला है, फिर उसके बाद तो कालक्रम में रखना है। तो सप्तांग सिद्धांत याद रखिए आपका कौटिल्य का है। और संरक्षण थियरी ऑफ जो प्रोटेक्शन है और अहिंसात्मक प्रतिरोध जो पैसिव रेजिस्टेंस है ये गांधी जी का है। और फिर सत्याग्रह भी गांधी जी का है। तो सत्याग्रह से पहले उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह सबसे पहले जो अहिंसा का प्रयोग बात करते हैं, फिर वो सत्याग्रह यूज करते हैं। तो पहले सप्तांग 1 नंबर पे, फिर उसके बाद संरक्षण 2 और 3 और 4। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? तो अरविंद
घोष है। अहिंसात्मक प्रतिरोध के जो सिद्धांत के जो जनक हैं वो अरविंद घोष हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों व संकल्पनाओं की उत्पत्ति का सही कालक्रम क्या है? तो कौन सी सिद्धांत सबसे पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा, तो आपको उस आधार पे देखना है। पहले जनरल विल, अथॉरिटी एज फेडरल या सत्याग्रह, फिर ग्राम स्वराज। तो सबसे पहले आपका जनरल विल यानी रूसों की समान इच्छा, फिर उसके बाद है आपका सत्याग्रह दूसरे नंबर पे, और इसके बाद होंगे आपके ग्राम स्वराज, ये भी गांधी जी का ही कथन है, और फिर अथॉरिटी एज यानी जो अथॉरिटी एज फेडरल, ये तो बाद में आया, यानी संघ के रूप में सत्ता है, ये बात की बात है जब देश आज़ाद हुआ तब। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण है कि कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों का अलग अलग अधिकारियों का अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। ये आपका सही है। इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। ये भी आपका कथन और कारण सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह किसने कहा था? तो ये कथन आपका महात्मा गांधी का है। प्रथम व्यक्ति भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जाता है। तो प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत अर्थशास्त्रम की जो रचना है कौटिल्य ने किया, उसमें पाया जाता है। याद रखिए, इसको हम भारत का मैकियावली भी कहते हैं, या भारतीय राजनीति का जो यथार्थ रूप में अध्ययन करने वाला प्रथम विचारक कौटिल्य है, या यथार्थवादी सिद्धांत का प्रयोगकर्ता कौटिल्य है। अर्थशास्त्रम की रचना कौटिल्य ने की, और जो अर्थशास्त्रम रचना है अर्थशास्त्र पर नहीं लिखी गई, बल्कि वो राजनीति सिद्धांतों या उसके व्यवहारिक पक्षों पर लिखा गया। अर्थशास्त्र इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा क्योंकि जो राज्य के संचालन का जो केंद्र बिंदु है हृदय अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम व्यवस्थित हो गया। अगला कि राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका जो है कौटिल्य का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो उन्होंने अपनी व्याख्या तात्विक दर्शनात्मक या अर्जकतावादी के रूप में की है। गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज 1908 में लिखा। हिंद स्वराज के निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है। हिंद स्वराज जो है किसका पक्ष पोषण करता है? तो आपका बिस्मार्क का जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, उसी का ही पक्ष पोषण करता है। अगला, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किसमें से थी? तो जो सत्यवीर की कथा है वो डायलॉग ऑफ प्लेटो को उन्होंने सत्यवीर की कथा के रूप में गुजराती में अनुवाद किया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि ये आपको सही कथन बताना है कि कथन देखिए, निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। इस कारण से वह एक समय में एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो आपको बताना है, तो जो निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है, ये कथन तो आपका सही है, लेकिन कारण जो तर्क है, इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने में के सिद्धांत में विश्वास करते बिल्कुल नहीं, गलत है। वो सत्य, अहिंसा और स्वराज की बात करते हैं, और सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की बात करते हैं। ये केवल एक से बार में की बात नहीं करते, इसलिए आर गलत है। तो आपका ये सही है, परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं? तो ये कथन फेमस कोट है आपका एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनको सही समय के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो
सबसे पहले आपका एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध प्रकटीकरण किया, फिर उसके बाद आपके चंपारण में नहीं, हाँ सही है, चंपारण 1917 हुआ। और फिर उसके बाद होंगे आपके भू राजस्व वसूली के विरोध में खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन। और फिर उसके बाद अहमदाबाद में औद्योगिक श्रमिकों को उच्च मजदूरी के लिए संगठित करना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावली कहते हैं? भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहा जाता है। उसकी फेमस पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है, और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान अमात्य था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो राजा के लिए जो उत्तम शासन है वो है आपका व्यक्तिगता के कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना। बिल्कुल गलत, 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी राइट सही होगा। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? ये आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा, कुल 34 प्रकार के सरकारों की बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की 60 गुणी नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधी है? तो यान है, चढ़ाई करने से संबंधित, अपने शत्रु देश पर चढ़ाई करना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की बात किया है, और राज्य के उस 7 अंग की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? तो उसके राज्य का अंग कौन सा नहीं है? वर्ण व्यवस्था नहीं है, स्वामी है, अमात्य है, दुर् है, दंड है, कोष है और मित्र है और सेना। ये सब 7 अंग उसके हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड और कोष। अगला प्रश्न है, गांधी की सर्वोदय की अवधारणा के संबंध निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण सही है। अगला प्रश्न है, गांधी की सर्वोदय की अवधारणा के संबंध निम्नलिखित में से क्या सही है? तो सर्वोदय के जो बात है, सभी के कल्याण की बात, यानी समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, वही सर्वोदय है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है, आपको ये बात करना है, देखना है कौन सा कथन सही है। तो कथन है कि गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है, ये भी सही है, आपका ये सही होगा, कथन सही है। सत्याग्रह के तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत, नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है, ये भी आपका कथन जो है सही है, और उसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो कितने प्रकार के उल्लेख किए हैं? यानी सरकार, यानी भ्रष्टाचार कह सकते हैं आप। तो सरकारी धन के गबन, यानी जो भ्रष्टाचार लोग होते हैं, भ्रष्टाचार करने कितने तरीके? तो 40 प्रकार से चोरी की जा सकती है। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के गबन यानी चोरी, डकैती, यानी सरकारी खजाने से चोरी 40 प्रकार की वो बात करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ, तो छद्म वेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये किसने कहा था? तो याद रखिए, ये कथन आपके मोहनदास करमचंद गांधी का है। कि लेखक M.K. गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उन्होंने ये डायलॉग के रूप में लिखा था, यानी संवाद के रूप में लिखा। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, ये किसका कथन है? तो ये कथन भी आपका महात्मा गांधी का है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बुद्ध ने धम्म का सिद्धांत दिया, सही है। कौटिल्य ने राज्य की 7 भुजाएं की बात की है, इन 7 अंगों की बात करते हैं। महावीर से निर्वाण संबंधित है। मनु लोक कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करते हैं, ये राजतंत्र, मतलब कठोर राजतंत्र की बात करते हैं, तो ये गलत है।
निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? अर्थशास्त्र का कौन सा सही घटक नहीं है? तो अर्थशास्त्र का कौन सा सही घटक नहीं है? उसमें यथार्थवाद है, नैतिक रूप से निरपेक्ष है, वो शासन कला की बात करता है, लेकिन भौतिकवाद इसमें संबंधित नहीं है। तो ये डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, या न्यासिता, या पंचशील, या संपूर्ण क्रांति का। तो जो महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया, विनोबा भावे ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। M.K. गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो हिंद स्वराज के बारे में जो गलत अवधारणा है या बात कही गई है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है, बताना क्या गलत है। यह हिंसक राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर था, सही है। यह स्वराज को सुशासन के रूप में परिभाषित करता है, बिल्कुल नहीं, स्वराज केवल सुशासन नहीं है, ये गलत है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है, सही है। यह संवाद शैली में लिखी गई है, सही है। तो कौटिल्य को और किस नाम से आप जानते हैं? तो इसको और आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, आचार्य कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और विष्णुगुप्त हुए, कौटिल्य हुए, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, एक चाणक्य, 3 नाम फेमस इनके। अगला प्रश्न है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो उसके पास कुल 8 देवताओं की शक्ति होती है मनु के राजा में। जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है। जो जॉन रॉल्स है उनके सिद्धांत से संबंधित पदावली कौन सी नहीं है? वो अज्ञान के पर्दे की बात करते हैं जॉन रॉल्स, मूल स्थिति की बात करते हैं, और विशेष पूर्वता क्रम की बात करते हैं, लेकिन लौकिक परंतु की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अपना प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत की व्याख्या की है। फिर आपको आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले अरस्तु हैं, और अरस्तु स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक है, और उनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स और रिपब्लिक प्लेटो की है। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। तो मनु का जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है दैवी सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन भारत का मैकियावली किसको कहते हैं हम? तो प्राचीन भारत के मैकियावली को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य। तो आधुनिक यानी जो भारत का कौटिल्य है वो मैकियावली के नाम से भी विशेषण लगता है या उपनाम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्याएं होनी चाहिए? तो राज्य मंडल में कुल 12 संख्याएं हैं। राज्य जो उसका मंडल सिद्धांत है उसमें राज्यों की संख्या 12 है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या? तो स्वामी के लिए राजा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राजधर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मनु हैं, आचार्य मनु। गांधी ने अपने विचारों में को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो गांधी जी के जो भी आधार हैं, उनके विचार या सिद्धांत हैं, उसको प्रयोग में भी लाते थे, प्रयोग के आधार पर प्रकट करते अपने विचारों को। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो योगक्षेम का सिद्धांत इसमें से दिया कोई अर्थ नहीं, अभी आगे आएगा तो पता चल जाएगा। प्राचीन भारत का जो मैकियावली है किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का मैकियावली कौटिल्य को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, विष्णु, तीनों लोगों का एक ही नाम है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने अफ्रीका में किया। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? राजा है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। निम्नलिखित में कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप का लक्षण नहीं है? तो सत्ता की बात नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक था? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौटिल्य के अनुसार, याद रखिए, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग नहीं है? स्वामी है, अमात्य, स्वामी अमात्य और मित्र है, पुर है, जनपद है, दंड। वो दंड में ही सेना की बात करता है, वो सेना की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए, मनु के 60 गुण निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? मनु के जो 60 गुणीय सिद्धांत हैं, ज्ञान, आशय, संशय, विग्रह, द्वैती भाव, तो शांति इसमें नहीं है। तो चूंकि देखिए स्टार लग गया है, तो ज्ञान, आशय, संशय, द्वैती भाव और विग्रह, तो इसमें ऑप्शन ही देखिए 2 डिसमैच है, संशय है, विग्रह है और ज्ञान आसन भी है। देखिए ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन से संबंधित जो सेल्फ आपका रोल है उससे संबंधित है। और सेल्फ रोल भी केवल सेल्फ रोल नहीं है, केवल इसमें बहुत चीज़ें आए। तो यहाँ देखिए स्वशासन है, स्वशासन ही बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो आपकी संसदीय शासन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो संसद किस क्या मानते हैं? बाँझ के योग्य मानते हैं। संसद क्या है? बाँझ औरत है, इनकी वो आलोचना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राजा मनु राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो आपको पता ही है कि वो दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। कौटिल्य किस चीज़ का समर्थक था? तो राजतंत्र का समर्थक है। और महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 प्रकार से हिंसा होती है, मन से, वचन से, कर्म से। कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न, गीता बोध किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। मेरे लिए ईश्वर ही सत्य है, मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, तो किसका कथन है? तो आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है। सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, जिसका समर्थक मनु और कौटिल्य है। किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी के सत्याग्रह का ये साधन नहीं था, हिंसक कार्य नहीं है, वे हिंसा का किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य क्या है? तो विधि को लागू करना है राजा का प्रमुख कार्य। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न, इसमें से आपको सही और सही कथन की व्याख्या करनी है। इसमें बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैकियावलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन सही है, 2 प्रकार के उत्तर की बात करता है, यानी राजा के दोहरा चरित्र होना चाहिए, उसका दोहरा व्यवहार होना चाहिए। राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे बल्कि नैतिकता से भी परे है। राजा के लिए किसी प्रकार का कानून नहीं, किसी प्रकार की नैतिकता नहीं, जो वो करता है वो सब सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखिए, स्मृति के लेखक मनु हैं। यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थात उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावली का प्रिंस अहानिकारक है, यानी बेवर का कथन है ये। निम्नलिखित में से उसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? तो गांधी ने स्वयं को रूप में दार्शनिक राजकतावादी के रूप में बताया है। निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्यप्रणाली की जिम्मेदार ठहराया गया है? जो द्वंद्ववाद की बात करता है कौन? वो F हिगल द्वंद्ववाद का प्रतिपादक है। इसी से उधार किसने लिया? कार्ल मार्क्स ने लिया। अब जरा जाइए अन्य भारतीय विचारकों में थियरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं आपके जॉन रॉल्स। निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती की राजतंत्र की अवधारणा को लिया गया है? तो उनका जो राजतंत्र की अवधारणा मनुस्मृति से लिया गया है। और अगला प्रश्न, अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो वंदे मातरम उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दर्शाता है। ये आपको सूची मैच करना है। तो सर सैयद अहमद खान कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखा उन्होंने। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन लिखा, बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। तो ये आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए।
ये भी आपको मैच करना है कि सॉरी, दयानंद सरस्वती वैदिक पुनरुत्थान की बात करते हैं, यानी वेदों की लौटों का उन्होंने नारा दिया। सर सैयद अहमद खान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और इस्लामिक धर्मशास्त्र की बात करते हैं। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राजा राम मोहन राय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का उन्होंने व्याख्या किया। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक हैं? तो याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म के समर्थक, यानी विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक हैं। निम्न में से कौन चमत्कारिक तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? कौन है वो? तो आपके दादा भाई नौरोजी साहब हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दल विहीन लोकतांत्रिक प्रश्न पिछले भी पेपर में आया है। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करने वाले जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के समय यही है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो जीवन का उच्चतम जो लक्ष्य है निर्वाण है, यानी मोक्ष की प्राप्ति है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? तो बौद्ध परंपरा से संबंधित कुंडाचार्य, बाकी तीनों लोग ही बौद्ध परंपरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन रॉय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये जूरी प्रणाली का विरोध उन्होंने नहीं किया था। जो उस टाइम इंग्लैंड में यही न्याय की जो प्रक्रिया थी, यही व्यवस्था प्रचलित थी उस समय, यही था। तो जूरी प्रक्रिया का विरोध नहीं किया, इसलिए ये गलत है। जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित निम्नलिखित विचार पर जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित लिखित पर विचार कीजिए। तो जियाउद्दीन बर्नी कि उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की है, सही है। उन्होंने भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्था के स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचार एवं राजस्व की टर्की के विचार को जोड़ा, ये गलत है। पहला सही होगा, ये सही है। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? जयप्रकाश नारायण का जो लोकतंत्र है उसके समझ का सार तत्व क्या है? क्रांतिकारी जनिच्छा संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी हुई नहीं है? आपसे पूछ रहा हूँ उनकी पुस्तक कौन सी नहीं है? तो उनकी पुस्तक महानिर्वाण तंत्र नहीं है। सेंट थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ व रेगमिनिसेंसम को पूरा किया? तो याद रखिए, लुका ने पूरा किया, लुका उसका शिष्य था। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है। तो अरस्तु की पॉलिटी का घटक जो है प्लेटोवादी कुलीनतंत्र है, संतुलित सामंतवाद है और जनतांत्रिक समविचार है। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक कौन सा नहीं है? तो जैव व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न ये आपको मैच करना है। इमाइल, ये तो आपका पुस्तक जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखे हैं आपके रूसो, उनकी है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये आपका इमाइल शैक्षणिक विचार। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस क्या किया आपका, वो ऐसे समाज का एड्रेस एंड साइंस निर्माण जो भ्रष्ट नहीं हो। तीसरा होगा अ डिस्कोर्स ऑन द इनइक्वलिटी, हाँ ये रहा इसमें, द डिस्कोर्स ऑन द इनइक्वलिटी, ये आपके इसके संबंधित है, इतिहास की व्याख्या करता है। और अ डिस्कोर्स ऑन द, देखिए पूरी बात नहीं आ रही है इसमें। और इसका जो होगा सामाजिक असमानता ओरिजिन ऑफ अन्याय का ऑप्शन सी। द प्रिंस का अनुकरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस की पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा ये एंटोनियो ग्राम्सी की पुस्तक है। द मॉडर्न प्रिंस ग्राम्सी की पुस्तक है और ये अधिसंरचना की या हेजमोनी सिद्धांत की बात करते हैं। दार्शनिकों ने भिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स का, लेकिन किस पुस्तक में है? याद रखिएगा ये उस पुस्तक थीसिस ऑन फायरबॉक्स में लिखा है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन TH ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? तो है आपका सामान्य हित समुदाय का ध्येय न कि सरकार का, ये TH ग्रीन का कथन नहीं है। तो ऐसे ही आपके ये आधुनिक विचारक हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम बता दें, ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए जो भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सिलेबस में आपके खासकर मनु, कौटिल्य और JP और गांधी से प्रश्न पूछे गए हैं, और इतनी से ही प्रश्न आएंगे भाई, आपके सिलेबस में यही है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को हाँ ज़रूर चैनल ज्वाइन कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करना है। और चैनल में बहुत मेहनत होता है आपके लिए तैयार मटेरियल कंटेंट तैयार, कौन सा कंटेंट आपके लिए बेटर है कौन सा नहीं, तो उससे बहुत मेहनत होता है। आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिलैक्स रहिए, आराम से सोइए, आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपका दिमाग बेहतर अवस्था में होगा, बेहतर परिणाम देगा।